जब मैं 2021 में आता हूँ तो 21 में मैंने ये मान लिया था कि 21 का मेरे लिए करो या मरो जैसा है, क्योंकि अब मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका था और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। तो अब पैसों का दबाव भी बन रहा था मेरे ऊपर, क्योंकि मैं इससे पहले भी लोन के माध्यम से ही फीस में भर चुका था। तो इसके लिए मैं ये सोचता था कि यदि मुझे पढ़ना है और मुझे नींद ना आए तो मैंने इसके लिए कूलर तक नहीं खरीदा। मैं पंखे में ही लगातार पढ़ता रहता था, क्योंकि मैं ये जानता था कि यदि मुझे पसीना आएगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो इसी को देखते हुए मैंने 21 का मेंस दिया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अरविंद अहरवार है और मैंने राज्य वन सेवा 2023 की परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल की है और जिसमें मेरा चयन रेंजर के पद पर हुआ है और ये मेरा पहला ही प्रयास था। ये मेरी जो सफलता की कहानी है, बताने में जितनी आसान लग रही है उतनी तो शायद नहीं है, क्योंकि मैंने लगातार 6 बार असफलताएँ झेली हैं और 7वीं बार मुझे ये सफलता मिली है। तो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि मेरी जो ये सफलता की कहानी है, वो असफलता से ज़्यादा भरी हुई है। तो मैं सबसे पहले अपने बचपन से शुरू करता हूँ अपनी कहानी को। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव पनौठा में हुआ है, जो जिला छतरपुर के अंतर्गत आता है। और मेरी जो फैमिली है उसमें हम लोग 5 भाई-बहन हैं, जिसमें मैं सबसे छोटा हूँ। और मेरे जो पिताजी हैं वो अभी वर्तमान में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर पदस्थ हैं, जिनका अभी प्रमोशन हुआ है तो वो डिप्टी बन गए हैं। और मेरी जो स्कूलिंग की पढ़ाई है वो कहीं न कहीं गाँव के जो स्कूल है उससे ही पूर्ण हुई है। जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट होती है तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अब तुमको बाहर जाना चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन मैं ये भी जानता था कि मेरी घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम 5 भाई-बहन थे। क्योंकि उनकी जो सैलरी थी, वो हम 5 भाइयों के बीच में बहुत कम ही पड़ती थी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे घर में आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है, तो मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकता पढ़ाने के लिए। लेकिन उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे प्रेरित किया कि तुझे बाहर जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो मैं फिर उनकी बात को मानता हूँ और फिर मैं 2013 में ही ग्वालियर शिफ्ट हो जाता हूँ। फिर वहाँ पर मैं 1 साल तैयारी करता हूँ जेईई की और फिर उसी के अंतर्गत मेरा सिलेक्शन जेईई के थ्रू आरजीआईटी कॉलेज में हो जाता है, जहाँ से मैं फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट करता हूँ। फिर जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, तभी एक दिन मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ और उसमें 2016 का जो रिज़ल्ट रहता है यूपीएससी का, उसमें मैं देखता हूँ कि जो टॉपर थी टीना डाबी मैम, उनके बारे में पढ़ता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार इसकी तैयारी की, इसमें क्या होता है, कैसे कलेक्टर बनते हैं या डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। तो मैं कहीं न कहीं उससे प्रेरित हुआ, क्योंकि मैंने अपने गाँव में भी बहुत सारी प्रॉब्लमें देखी थी, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या पढ़ाई या शिक्षा को लेकर कम स्तर होना बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो मैं उसमें भी अपना योगदान देना चाहता था। तो ये जो परीक्षा थी यूपीएससी या मैं मानता हूँ एमपीपीएससी, ये कहीं न कहीं हमको एक अपॉर्च्युनिटी देती है कि हम लोगों के बीच जाकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं फिर वहाँ से प्रेरित हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि कोचिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे मित्र ने भी बताया था कि इसके लिए कोचिंग करना शायद एक अनिवार्य हिस्सा है। ये बात मैंने फिर अपने पिताजी को बताई, क्योंकि मैं ये जानता था कि घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक अच्छी कोचिंग को जॉइन कर सकूँ। और इसके लिए मैं ये भी बताया गया था कि यदि एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था कि मैं दिल्ली जाऊँ, वहाँ पर मैं तैयारी करूँ। तो मैंने ये चीज़ फिर अपने पिताजी से शेयर की। इसके लिए फिर हमने एजुकेशन लोन भी लिया और फिर लोन के माध्यम से जो हमको पैसा मिला वो मैंने कोचिंग में उसको फ़ीस के रूप में दिया। फिर इसके बाद मैंने 3 से 4 महीने कोचिंग की। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कोचिंग में जब मैं गया तो मुझे कोचिंग से इतना आउटपुट नहीं मिल रहा था, जितना मुझे चाहिए था। तो फिर मैंने कोचिंग जाना 3 से 4 महीने बाद छोड़ दिया। फिर मैंने इन चीज़ों के लिए फिर यूट्यूब पे ही जाना अच्छा समझा कि यूट्यूब के माध्यम से मैं देखता हूँ क्या कैसे पढ़ना है। फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा कि कैसे प्रीलिम्स तैयारी करते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे फिर मेंस का तैयारी करेंगे। तो मैंने फिर ये अपने स्तर पर तैयारी की। फिर इसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरा पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाता है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि जब मैं कोचिंग में जाता था 3 से 4 महीने में गया, तो वहाँ जितने भी मुझे स्टूडेंट मिलते थे वो ये कहते थे कि पहली बार में प्रीलिम्स क्वालीफाई करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैंने एक अपनी लगन और अपनी जो मेरी क्षमता थी पढ़ने की, उसके दम पर मैंने पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिया 2018 में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और इसी ने फिर मुझे प्रेरित किया कि मैं आगे भी
मेंस या इंटरव्यू और लास्ट में जॉब भी ले सकता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने अपनी पढ़ाई और ज़ोरों से की। मैं जैसे ही 2018 का मेंस देने जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरा जो मेंस है 2018 का, वो क्वालीफ़ाई नहीं कर पाता हूँ और मैं पूरी तरीके से वहाँ फ़ेल हो जाता हूँ। जब मैं ये फ़ेल होता हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ कि मेरी अभी कुछ गलतियाँ हैं, मुझे इसको ठीक करना है, तभी जाके मैं एक जॉब ले पाऊँगा। तो फिर मैंने फिर से तैयारी की 2019 में। इस बार मैंने काफ़ी गलतियाँ जो मैंने पिछली बार की थी, जैसे आंसर राइटिंग है, वो सारी चीज़ें मैंने ठीक की। प्रीलिम्स के भी कुछ फैक्ट थे जो अच्छे से नहीं थे, वो मैंने पढ़े। तो मैंने इस बार नोट्स अच्छे से बनाए। फिर मैंने 2019 का जो मेंस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिया। लेकिन वहाँ भी मैं देखता हूँ कि अंत में मुझे असफलता मिलती है। तो अब मैं कोचिंग भी नहीं कर रहा था और मैं लगातार 2 बार परीक्षाओं में फ़ेल हो चुका था। तो अब मेरे पिताजी को भी मुझसे थोड़ा-थोड़ा विश्वास कम होने लगा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि 18 में इसने पहले प्रयास में ही क्वालीफ़ाई कर लिया था और अब तो ये 18 का 19 का दोनों परीक्षाओं में पूरी तरीके से फ़ेल हो चुका है। तो अब पैसों का दबाव भी बन रहा था मेरे ऊपर, क्योंकि मैं इससे पहले भी लोन के माध्यम से ही फ़ीस मैं भर चुका था। तो ये कहीं न कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब पैसा भी धीमे-धीमे ख़त्म हो रहा था, क्योंकि एजुकेशन लोन 2 साल का था, तो उसकी फ़ीस भी हम लोगों की पूरी कंप्लीट होने वाली थी और फिर उसके बाद हमको उसको चुकाना भी था। तो ये भी मेरे लिए एक तनाव बन रहा था। तो मेरे लिए भी ये था कि मुझे अब जॉब जल्दी से जल्दी लेनी है, तो फिर मैं फिर से तैयारी करता हूँ और 20 में मैं फिर से एक तरीके से देखूँ तो मैंने फिर से तैयारी की। लेकिन 20 में भी मेरा कहीं न कहीं मेंस फिर से क्वालीफ़ाई नहीं कर पाता हूँ, फिर से मुझे असफलता मिलती है। तो मैं फिर से मैं अगेन जब मैं 2021 में आता हूँ, तो 21 में मैंने ये मान लिया था कि 21 का मेरे लिए करो या मरो जैसा है, क्योंकि अब मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका था और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था 21 का। तो मैं ये जान रहा था कि 2021 मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेंस अगर नहीं क्वालीफ़ाई हुआ और मैंने सिलेक्शन नहीं लिया, तो ये मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा आगे का रास्ता और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि लगातार 3 असफलता मिलना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। 2021 की जब मैं तैयारी कर रहा था, तो 2021 का मेरा प्रीलिम्स भी फिर से क्वालीफ़ाई हो जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रीलिम्स में मुझे कोई समस्या नहीं थी, तो प्रीलिम्स फिर से मेरा क्वालीफ़ाई हो जाता है और मैं फिर 2021 की मेंस की तैयारी कर रहा था। तभी एक दिन घर से मेरे पास कॉल आता है और कॉल से मुझे पता चलता है कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है और ये हार्ट अटैक उनको दोबारा आया था। तो ये चीज़ जब मैंने सुनी, तो मैं पूरी तरीके से सुन्न हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था और दूसरी मेरे घर में आर्थिक रूप से भी एक समस्या थी। जो मेरे पापा थे, वही मेरे कर्ता-धर्ता हैं, हम लोगों के, परिवार के 5 लोगों के और मेरी मम्मी के, और उन्हीं को ही दोबारा हार्ट अटैक आ चुका था। तो ये कहीं न कहीं मुझे एक तनावपूर्ण स्थिति में ले जाने वाली घटना थी, जिसने मुझे अंदर तक झंझोर के रख दिया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चौथा अटेम्प्ट मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा और मैं अब बहुत डर चुका था अंदर तक। क्योंकि जब मैंने सुनी कि पापा को अटैक आ चुका है, तो अब मेरे लिए और एक चुनौती हो गया था कि मुझे 21 में किसी भी कीमत पर जॉब लेनी है। तो मैंने फिर अपनी जो रणनीति थी, उसको मैंने बदला। रणनीति ये थी कि मैंने नोट्स फिर अच्छे दोबारा तरीके से तैयारी की, टेस्ट सीरीज़ जॉइन की। एक नहीं जगह मैंने 2-2 जगह टेस्ट सीरीज़ दी और मैंने फिर सभी लोगों से कॉन्टैक्ट करना भी मैंने ख़त्म कर दिया। जो मेरे दोस्त थे, मैंने सभी से फिर मैंने अपने आप को एक कमरे में ही बंद कर लिया। मेरा सिर्फ़ ये मकसद रहता था कि कैसे भी कैसे करके मुझे पढ़ना है और इस बार का 2021 का मुझे मेंस और इंटरव्यू निकाल कर सिलेक्शन लेना है। इसके लिए मैंने एक-एक मिनट बचाया। यहाँ तक कि जब अगर मैं सुबह 6 बजे जग रहा हूँ, तो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि 12-1 बजे कब बज रहे हैं। जब मेरे दरवाजे पर मेरे खाने वाले जो अंकल जी थे, उनकी आवाज़ आती थी कि टिफ़िन आ चुका है, तभी मैं उठता था और फिर मैं खाना खाता था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं लगातार पढ़ रहा था। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और मैं अपनी ज़िंदगी की बात शेयर करना चाह रहा हूँ। जब हम ये देखते हैं कि ग्वालियर में तापमान गर्मियों के समय बहुत काफ़ी रहता है, बहुत ज़्यादा तापमान रहता है। तो इसके लिए मैं ये सोचता था कि यदि मुझे पढ़ना है और मुझे नींद ना आए, तो मैंने इसके लिए कूलर तक नहीं खरीदा। मैं पंखे में ही लगातार पढ़ता रहता था, क्योंकि मैं ये जानता था कि यदि मुझे पसीना आएगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो इसी को देखते हुए मैंने 21 का मेंस दिया, लेकिन
कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, वहाँ भी मुझे असफलता मिलती है। मैं 21 के मेंस में जितनी भी मैंने कोशिशें की थी, वो सारी मेरी असफल हो जाती हैं और एक बार फिर मुझे निराशा हाथ लगती है, जो मुझे अंदर तक एक तरीके से फिर से झकझोर के रख देती है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ये चौथा अटेम्प्ट था मेरा और मेरे 4 साल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि मैं विकास सर को भी काफ़ी फ़ॉलो करता हूँ, उनकी वीडियो देखता रहता हूँ। तो वो एक कहावत बोलते रहते थे कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो मैं ये भी सोचता रहता था कि चलो यार 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, अभी नहीं तो फिर अगली बार होगा। तो मैं उठा, फिर मैंने 22 की तैयारी फिर से तैयारी की। 22 का फिर से मैंने प्रीलिम्स क्वालीफ़ाई किया, मेंस फिर से दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तुम्हारे नसीब में होगा तभी तुमको मिलेगा। तो तब भी मुझे 2022 में तब भी मुझे निराशा ही हाथ लगी और मेरा 22 का मेंस फिर से क्वालीफ़ाई नहीं हुआ। तो जब मेरा ये परिणाम आया 2022 का मेंस का, तो मैं अपने पापा से बात कर रहा था। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि, "क्या तुम कर रहे हो? तुमसे एक परीक्षा पास नहीं हो पा रही है। तुम लगातार 4 या 5 साल से पढ़ रहे हो।" तो कहीं न कहीं उन्होंने भी मुझसे कह दिया था कि अब हमें तुम पे कोई भरोसा नहीं रहा है कि तुम इस परीक्षा को पास भी कर पाओगे या तुम इस परीक्षा के लिए बने भी हो। तो जब ये बात उन्होंने बोली तो ये बात मेरे लिए बहुत नकारात्मक रूप से लगी कि यार मेरे जो जन्मदाता हैं वो ही मुझसे ये कह रहे हैं कि हमें तुम पे विश्वास नहीं रहा है। तो फिर मैंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, अब मैं ये चीज़ छोड़ूँगा नहीं एमपीपीएससी, किसी भी कीमत पर मैं इसको पास करके दिखाऊँगा। क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ वही रास्ता था कि मैं इस चीज़ को मैं पास करके ही घरवालों को प्रूव कर सकता था कि मैंने जो अभी तक मेहनत की है, वो पूरी लगन के साथ की है। तो मैं समझ रहा था कि कैसे भी करके ये जो 2022 में जब मुझे असफलता मिलती है, तो मैंने ये ठान लिया था कि अब मैं पीएससी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूँगा। मुझे क्योंकि दिखाना है घरवालों को और समाज को भी कि मैंने अभी तक जो भी पढ़ाई की है, वो कहीं न कहीं मेरी सही थी। तो मैंने फिर से तैयारी की और 2023 का प्रीलिम्स में फिर से क्वालीफ़ाई कर जाता हूँ। तो फिर मेरे दोस्त मुझसे बोलते हैं कि इस बार फॉरेस्ट सर्विस की वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आई हैं, तुझे उस पर ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने उनकी बातों को माना और मैंने सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहा था, मैंने उसको थोड़ा ब्रेक दिया और मैंने फॉरेस्ट सर्विस पर फिर काम करना चालू किया। मैं देखता हूँ कि फॉरेस्ट सर्विस का जो मेंस है, वो कहीं न कहीं सिविल सर्विस के मेंस से काफ़ी आसान दिखता है मुझे। तो मैंने फिर पूरा अपना जो समय है, वो फॉरेस्ट सर्विस के मेंस पर ही पूरा समय डेडिकेट कर दिया कि मैं अब फॉरेस्ट सर्विस को ही समय दूँगा ज़्यादा, क्योंकि सिविल सर्विस का मेंस इतना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैं लगातार 6 मेंस लिख चुका था, वहाँ पर मुझे सफलताएँ नहीं मिल रही थी। तो मैंने फिर फॉरेस्ट सर्विस का मेंस ही अच्छी तरीके से पढ़ा और उसमें मैं कहीं न कहीं फिर जब मैं फॉरेस्ट सर्विस का मेंस देता हूँ, तो उसमें मैं क्वालीफ़ाई भी कर जाता हूँ। और मैं आप सभी को बता दूँ कि ये फॉरेस्ट सर्विस का मेंस और सिविल सर्विस का मेंस एक ही परीक्षाएँ हैं, क्योंकि प्रीलिम्स दोनों का सेम ही होता है, बस मेंस दोनों का अलग होता है। तो ये एक ही परीक्षा है, एमपीपीएससी के अंतर्गत ही आती हैं और इसमें हम सिविल सर्विस का अगर मेंस देंगे हम, तो इसमें हम डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनेंगे और फॉरेस्ट सर्विस का अगर हम मेंस या इंटरव्यू क्वालीफाई करते हैं, तो हम एसीएफ और रेंजर के पद पर पदस्थ होते हैं। तो ये दोनों परीक्षाएँ ही एक ही परीक्षा हैं, बस इनका मेंस का जो सिलेबस है, वो अलग हो जाता है। बाकी इंटरव्यू भी सेम ही रहता है। फिर इसके बाद जब मैं मेंस क्वालीफाई कर जाता हूँ, तो मुझे इंटरव्यू कॉल होता है और फिर मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे घरवालों के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं पहली बार आयोग के अंदर कदम रखने जा रहा था। क्योंकि ये हर किसी विद्यार्थी के लिए एक सपना होता है कि आयोग में हम इंटरव्यू देने जाएँ, हम भी कोट पैंट सिलवा के बढ़िया तरीके से इंटरव्यू देने जाएँ। तो ये मेरे लिए भी एक सपने जैसा ही लग रहा था, जो मुझे लग रहा था ये सच होने जा रहा है। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, 4 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू होता है और मेरा कोष्ठी सर का बोर्ड पड़ता है, मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। इंटरव्यू भी मेरा उस दिन शायद मुझे लगता है कि अच्छा ही गया था, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं काफ़ी खुश था और खुश होने का एक रीज़न ये भी था कि उस दिन मेरे माता-पिता भी मेरे साथ थे, इंटरव्यू के दिन। तो उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ था और मेरा इंटरव्यू भी अच्छा जाता है। और फिर इसी परीक्षा का जो परिणाम है, वो तारीख आती है जब मुझे मेरी खुशियाँ मिलने वाली थीं और वो तारीख थी 30 दिसंबर। रात को तकरीबन साढ़े 8 या 9 बज रहे थे। तभी मुझे जानकारी मिलती है दोस्तों के माध्यम से कि आज फॉरेस्ट सर्विस का फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है। तो जब ये फाइनल रिज़ल्ट की बात मुझे
मेरे कानों तक पहुँचती है, तो फिर मेरे अंदर एक हलचल शुरू हो जाती है कि क्या होगा? नहीं हुआ तो क्या होगा? होगा तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें मैं महसूस कर रहा था उस समय और एक अजीब-सी घबराहट मेरे मन में चल रही थी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत दुखदाई रहा था यहाँ तक का सफ़र। मैंने ये सफ़र ऐसे ही हासिल नहीं किया था, तो ये मुझे परेशान भी कर रहा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फिर मैंने दोस्तों को कॉल किया, तो मेरे 3-4 दोस्त मेरे रूम पे आए। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो यार, कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? अच्छे से दिया था मेंस, मेंस में भी अच्छे नंबर हैं। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, मेंस में नंबर मेरे ठीक है, तो इंटरव्यू में भी मुझे ठीक ही नंबर मिल गए होंगे, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हम ऐसे ही 4 लोग बैठे ही थे कि तभी अचानक देखते हैं कि वो रिज़ल्ट जो फ़ॉरेस्ट सर्विस का हम इंतज़ार कर रहे थे, तभी मैं देखता हूँ कि फ़ॉरेस्ट का छोड़ सिविल सर्विस 2023 मेंस का रिज़ल्ट आ जाता है। और जब मैं उसमें देखता हूँ, तो मुझे पता था कि इसमें मेरा नहीं होना है, तो वहाँ भी मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ। तो वो भी मुझे वहाँ पर निराशा हाथ लगी। अब मेरी धड़कनें और बढ़ चुकी थी, क्योंकि 2023 का मेंस फिर से मेरे हाथ से जा चुका था। तो अब मैं और चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहा था कि अब मेरे आगे क्या होगा? और मुझे ये चीज़ कहीं न कहीं फिर फ़ॉरेस्ट में भी दिखाई दे रही थी कि कहीं अगर फ़ॉरेस्ट सर्विस मेरे हाथ से चला गया, तो शायद ही अब मेरे लिए कुछ बचा होगा। तो वो मेरे लिए जो 2 घंटे थे, क्योंकि ये 4 बजे रिज़ल्ट आया था और वो समथिंग 6 बजे या साढ़े 6 बजे के समथिंग आया था फ़ॉरेस्ट सर्विस का। ये मेरे लिए बहुत ही कठिन वाला समय था। फिर देखते हैं कि एसीएफ की लिस्ट पहले डलती है, तो उसमें जब देखते हैं तो मेरा नहीं होता है, तो मैं और घबरा जाता हूँ कि यार, एसीएफ में मेरा नहीं हुआ। फिर 2 से 3 मिनट बाद हम लोगों की लिस्ट आती है रेंजर वाली, तो उसमें मेरे एक भैया हैं, ऋतिक भैया, उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि अरविंद, तेरा सिलेक्शन हो गया रेंजर पे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं उछल-कूदने लगा, नचने लगा कि यार चलो, मेरा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। फिर मैं 2 मिनट बाद जब वो लिस्ट उन लोगों ने डाउनलोड की, तो उसमें देखा कि मेरे दोस्तों ने कि मेरी फर्स्ट रैंक भी लगी है। तो ये खुशी दुगनी हो गई कि यार, पहले ही प्रयास में, पहले ही अटेम्प्ट में मेरी फर्स्ट रैंक लग गई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने पूरा एमपी टॉप किया है। टॉप करना और सिलेक्शन लेना, ये दोनों बहुत बड़ी बात होती हैं। एक उस स्टूडेंट के लिए जिसने 7 साल तक लगातार असफलताएँ झेली हों, और फिर जब ईश्वर ने उसको एक इतना बड़ा तोहफ़ा दिया हो कि उसका सिलेक्शन तो हुआ है, लेकिन वो भी एमपी टॉप करके रैंक फर्स्ट के साथ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तभी मैं फ़ोन उठाता हूँ, वो सबसे पहला जो फ़ोन मैं लगाता हूँ, वो अपने पिता को लगाता हूँ, क्योंकि मुझे ये खुशी उन्हीं के साथ साझा करनी थी। क्योंकि उन्होंने भी कहीं न कहीं मेरे साथ एक 7 साल का संघर्ष झेला था, चाहे वो आर्थिक रूप से ले ले या सामाजिक दबाव या बच्चे की समस्याएँ। तो मैंने सबसे पहले उन्हीं को कॉल किया और उनको बताया कि पापा, मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, मैंने एमपी टॉप किया है। तो उन्होंने जब ये शब्द सुने, तो उनके मुँह से जो निकला कि शाबाश बेटे, बहुत अच्छे, तूने बहुत बढ़िया काम किया है। तो उनके शब्द भी आज तक मेरे कानों में गूँजते रहते हैं कि उन्होंने ये बोले थे उस रात। तो कहीं न कहीं मैं ये जानता हूँ कि मेरे पिता को उस दिन से और अभी तक मैं देखता हूँ कि चेहरे पर अलग ही मुस्कान है उनके चेहरे पे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो लक्ष्य हैं, उसके प्रति लगातार डेडिकेट रहें, क्योंकि सफलता आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सफलता मिलना उसके लिए निश्चित है, जो लगातार लगा है और अपने प्रयास में निरंतर प्रयास कर रहा है। तो मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि लगातार प्रयास करते रहें और अपने जो गलतियाँ हैं, उनको सुधार कर आगे बढ़ते रहें। मैं जाते-जाते जोश टॉक को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से ही मेरी ये कहानी आप लोगों के बीच पहुँच रही है। क्योंकि मुझे ये मंच नहीं मिलता, तो शायद मैं अपनी जो जर्नी है, मेरी 7 साल की जो जर्नी है, जिसमें मैंने प्रथम रैंक हासिल की है, ये आप तक नहीं पहुँच पाती। इसलिए मैं जोश टॉक का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये मंच एक बहुत बड़ा मंच है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ जोश टॉक का तहे दिल से धन्यवाद। सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार।